हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे संधि और जानेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको सरल भाषा में संधि की परिभाषा को बताएंगे। दोस्तों, जब नज़दीकी यानी दो नज़दीकी वर्णों का आपस में मेल होता है और उस मेल से एक परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो संधि कहलाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम विद्यालय, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये विद्या धन आलय, यानी इन दो शब्दों में इसका विच्छेद होगा। ये दो शब्दों में टूटेगा, क्या? विद्यालय। तो दोस्तों, ये जो आ पीछे जो आ दिख रहा है, आ की मात्रा दिख रही है और आगे भी ये आ दिख रहा है। अगर इन्हें जोड़ेंगे हम तो एक जोड़ने पर इनमें एक परिवर्तन होगा इस पूरे शब्द में। जैसे अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक नया शब्द बन के तैयार होगा। ये कौन सा? विद्यालय। तो दोस्तों, ये पूरी यानी जो पूरा परिवर्तन हुआ है ये इन दोनों के कारण हुआ है, क्योंकि जब ये आपस में मिले तो इन्होंने बड़ा आ का रूप धारण कर लिया। इससे ये संधि हो पाई जिससे हमें विद्यालय शब्द मिला। दोस्तों, एक बात और बता दूं, संधि विच्छेद करते समय जब भी हम एक शब्द को दो शब्दों में तोड़ेंगे, उसका विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों का एक अलग अलग अर्थ होता है। तो दोस्तों, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। चलो दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी और हमने जो संधि की परिभाषा बताई कि दो वर्णों के आपस में मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाती है। तो दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो हम आगे चलते हैं और इनके प्रकार के बारे में जानेंगे। अब हम परिभाषा भी बता देते हैं, हालांकि हमने पहले भी मौखिक रूप से बता दिया और फिर हम आपको पढ़ के बता देते हैं। दो या दो से अधिक, हमने क्या बताया? दो वर्णों के मेल से। यहाँ दे रखा है दो या दो से अधिक। हाँ दोस्तों, दो से अधिक जब हम किसी एक ऐसे शब्द को लेते हैं जब वो क्या उपसर्ग, धातु और प्रत्यय में टूटता है तो वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, यानी दो शब्दों से मिलकर बनता है। इसलिए यहाँ दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है तथा जिससे नए सार्थक शब्द की रचना होती है उसे संधि कहते हैं। सार्थक का मतलब है अर्थ सहित, यानी इसका मतलब है अर्थ सहित। जो हमें एक ऐसा शब्द मिलेगा संधि करने पे कि उसका एक विशेष अर्थ होगा, इसलिए इसको सार्थक शब्द की रचना होती, इसलिए कहा गया है कि ये सार्थक शब्द होगा, यानी सार्थक शब्द कहा गया है। देखो दोस्तों, मैंने पीछे भी उदाहरण के तौर पर ये विद्यालय बताया था। विद्या प्लस आलय में तोड़ेंगे और ये आ और प्लस आ ये आपस में मिल जाएंगे दोनों, क्योंकि संधि में आगे हम बताएंगे कि इस तरीके का ये नियम होता है, तो हमें ये विद्यालय मिल जाएगा। दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। अब इसके बारे में हम बता दें आपको कि स्वर संधि कौन सी होती है। जब आपस में यानी 2 वर्ण जहाँ से विच्छेद होता है, यानी पहला वर्ण पहला शब्द पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में वर्ण अगर क्या हों, स्वर हों, स्वर मिलें, तो हम कहेंगे कि ये स्वर संधि है। यहाँ व्यंजन यानी दोनों शब्दों में व्यंजन मिलेंगे, यानी प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन होगा और दूसरे शब्द के शुरू में व्यंजन होगा, तो हम कहेंगे व्यंजन संधि। एक ये नियम, क्योंकि जगह नहीं है मैं इसे मिटाऊंगा, फिर बताऊंगा आपको। तो देखो ये तो हो गई व्यंजन व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि। अगर व्यंजन प्लस स्वर मिले तब भी व्यंजन संधि। और अगर इधर स्वर मिले और इधर व्यंजन मिले तब भी व्यंजन संधि। दोस्तों इन दोनों के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब मैं विसर्ग के बारे में बताऊंगा। विसर्ग के बारे में बताऊंगा। विसर्ग के बारे में बताऊंगा। विसर्ग दोस्तों, विसर्ग प्लस स्वर, अगर प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग हो और अंतिम शब्द के शुरू में अगर स्वर हो तो क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि होगी। और अगर विसर्ग संधि होगी और व्यंजन अगर अंतिम शब्द के शुरुआत में अगर व्यंजन मिले तब भी क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। दोस्तों हमने आपको ये संक्षेप में बता दिया है। आगे हम विस्तार से इन तीनों संधियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों बीच में मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि अपने हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम इसके बाद स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में डिटेल यानी विस्तार से जानेंगे। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों मैं इसकी परिभाषा बताऊं आपको। 2 स्वरों के आपस में मिलने से, 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन
होता है वह क्या होती है? स्वर संधि होती है। दोस्तों, आपको इसकी परिभाषा याद हो गई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। देखो, अब मैं स्वर संधि के बारे में आपको बताऊंगा एक उदाहरण देके। देखो, हम लेते हैं क्या? राम प्लस आधार। अब इसे हम कभी भी तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे इसे, तो कैसे तोड़ेंगे? इस तरीके से तोड़ेंगे। अब ये स्वर है और इधर भी ये स्वर है, इधर भी ये स्वर है। अब हमने आपको बताया था और हम आपको इसका नियम बताएंगे आगे कि नियम क्या होता है, सारे नियम कराएंगे। जब हम ए और आ को जोड़ेंगे तो हमें ये मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा। तो दोस्तों, हम जब इन दोनों शब्दों में संधि करेंगे तो हमें शब्द क्या मिलेगा, हम आपको बताते हैं। रामा, यानी ये दोनों मिलकर के इसका रूप ले लेंगे। तो रामा और ये धार, ये संधि बन के तैयार हो गई। अब इसका अर्थ होता है राम हैं जिनके आधार। इस शब्द का ये मतलब होता है। तो इसका एक विशेष अर्थ निकला कि नहीं? दोस्तों, स्वर संधि के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और विस्तार से जानेंगे और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अब स्वर संधि के प्रकार जानेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। स्वर संधि के प्रकार। दोस्तों, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए। नंबर 1, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। गुण संधि। नंबर 3, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। नंबर 4, यड़ संधि। नंबर 5 बची अयादि संधि। दोस्तों, अब मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5। अगर आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, जब आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आप वहाँ प्रश्न को हल कर देंगे। आप बता देंगे कि स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5 प्रकार की होती है। अब इनमें से 5 में से ये भी पूछ लेगा एग्जामिनर, मतलब ऑप्शन में एक स्वर संधि दे रखी होगी, है ना। स्वर संधि यानी दीर्घ में से दे रखा होगा, या गुण संधि में से दे रखा होगा, या वृद्धि में से, या यड़ में से, या अयादि में से, और बाकी की भिन्न संधि दे रखी होंगी, है ना, या विसर्ग दे रखी होंगी और व्यंजन संधि दे रखी होगी। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी स्वर संधि है, तो आपको जब 5 की 5 पता होंगी तो आप बता देंगे कि ये है, तो आप सही आंसर कर देंगे। दोस्तों, अब हमने 5 प्रकारों के बारे में जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनको बारी बारी से जानेंगे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
मैंने मौखिक रूप से भी बता दिया और फिर से आपको बताते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, मैंने वहाँ भी बता दी थी और फिर मैं लिख के बता देता हूँ, आपको याद हो जाए कितनी, 5 प्रकार की। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयादी संधि। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि के बारे में जानें। दो समान, यानी दोस्तों मैं एक नियम बता दूं, पहले तो इसकी परिभाषा बता देता हूं। दो समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों के मिलने पर, यानी ह्रस्व स्वर ये करके, ये मैंने बताए थे, और दीर्घ कौन से हैं, ये है ना, ये डॉट डॉट है ना। तो ये यानी दो समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अब दोस्तों मैं बताऊं आपको, अब बताता हूं आपको, देखो जैसे ए प्लस ए मिल जाए, मिल करके बनाएंगे आ, ठीक है, और आ और ए मिलकर भी बनाएंगे आ, और दोस्तों आ प्लस आ मिलकर भी बनाएंगे आ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ मिलेंगे दोनों, तो जहाँ से संधि विच्छेद होता है, दो शब्द होते हैं हमें, तो ये तो मिलेगा शब्द के अंत में। जैसे हमने राम लेंगे, राम है ना, राम लिया और प्लस लिया था हमने आधार, तो इसे तोड़ेंगे तो इसमें स्वर सम्मिलित रहता है, ए इसमें ए छिपा हुआ है और ये आ है ये, तो शुरू के यानी प्रथम शब्द के अंत में मिलेगा ए, और शुरू के शब्द में अगर, यानी दूसरे शब्द के शुरू में अगर ए मिले तब ये इसमें परिवर्तित हो जाएंगे आ में, दोनों के दोनों। अगर शुरू के यानी प्रथम शब्द के अंत में आ मिले और अंतिम शब्द के शुरू में ए मिले तब भी आ हो जाएगा, और प्रथम शब्द के अंत में आ मिले और अंतिम शब्द के शुरू में आ मिले तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, आ में। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं ई का नियम। ई, देखो दोस्तों, ई प्लस ई मिलके बड़ी ई में बदल जाएगी, और ई प्लस ई तब भी ये बड़ी ई में बदलेगी, और दोस्तों बड़ी प्लस बड़ी फिर भी ई इसमें मिलेगी, इनमें बदलेगी। तो दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गई होगी, और मैंने पीछे बता दिया था कि ये कहाँ पर मिलेंगे। अब ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ ऊ के बारे में। ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ ऊ, ये मिलेंगे, मतलब छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनेगा, बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ ये भी बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे संधि करते समय, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ ये भी बड़े ऊ में ही परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये आपको नियम बता दिया है, और इन नियमों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे और शब्दों की संधि करेंगे। दोस्तों
अब हम री है उसके बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, अब इसके बारे में जानते हैं। री ये बड़ी इसमें दीर्घ रूप है इसका, ये इसमें परिवर्तित हो जाएंगी दोनों। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब नियम पढ़ेंगे हम a प्लस ए का, यानी छोटा आ और छोटा आ मिलाकर के बड़ा आ बनता है। उस नियम के बारे में आपको बताएंगे कि वो कैसे बनता है। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो मैंने आपको मौखिक रूप से भी बता दिया था, हालांकि आप और समझ लो। देखो ए, इस ए को अगर इस ए से मिलाएंगे तब भी ये बनेगा, और देखो फिर इससे ए को इससे मिलाएंगे तब भी ये मिलेगा, और इससे इसे मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, ये बनेगा, और इससे इसको मिलाएंगे तब भी ये बनेगा। तो दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ऐसे ही बारी बारी से ये भी इसी तरीके से आपको समझने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि मैंने पीछे भी बता दिया है। अब ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके बारे में। अब पढ़ेंगे हम ये नियम, ए प्लस ए का नियम। ए प्लस ए का नियम क्या है? हम दो शब्द उठाएंगे, अर प्लस अबली, और यहाँ क्या दे रखा है, रे को तोड़ेंगे, रे प्लस ए, और ये भी ए दे रखा है। तब अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे इनको, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़े आ में। तो जब हम इनके दोनों के बीच में संधि करेंगे, इन दोनों का मेल करेंगे, तो हमें कौन सा शब्द बनेगा, हमें कौन सा शब्द मिलेगा, अरा प्लस वली, यानी अरावली। इसका भी अपना अलग विशेष अर्थ है, क्योंकि अर का अलग है, अबली का अलग है, और ये दोनों जब मिल गए तो इन्होंने एक नए रूप का निर्माण कर दिया, यानी शब्द के नए रूप का निर्माण कर दिया। दोस्तों इसी तरीके से हम एक दो शब्द और ले लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम माना कि अस्त और अचल, अब हम दोनों को ले लेते हैं। अब इसको तय को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, तय प्लस ए, और ये है ये ए। अब हम इन दोनों का मेल कराएंगे तो हमें ये आ मिलेगा, और अगर हम दोनों का मेल कराएंगे तो ये एक, हम तब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी इनका मेल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अस्ताचल। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अस्ताचल, क्योंकि ये ए प्लस ए जुड़कर दोनों की दोनों ने क्या, बड़े आ का रूप धारण कर लिया, और ये अस्ताचल शब्द बन गया। दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने धीरे धीरे आपको समझा दिया है। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है समझाने में, और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के नियम को जानते हैं। आगे का नियम है ए प्लस आ बराबर आ, यानी इसमें परिवर्तित हो जाता है ए प्लस आ। अब इसको जानेंगे। दोस्तों मैंने जो पीछे ए प्लस ए बताया था आपको, वो
अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं ए प्लस आ का नियम बताता हूँ आपको, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों माना कि हम शब्द ले लें न्याय और प्लस आलय। न्याय मिस यानी न्याय का मतलब होता है इंसाफ, आलय का मंदिर होता है मंदिर या घर। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसकी संधि करेंगे, तो सबसे पहले देखो बताओ पीछे क्या छिपा हुआ है। यह को हम तोड़ेंगे तो ऐसे ही तो टूटेगा, इस तरीके से। और ये यहाँ यानी दीर्घ स्वर है ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे आपस में मिलेंगे आपस में मिलेंगे क्या हो गया? हाँ, दीर्घ संधि के बारे में जान लिया। हम नियम पढ़ रहे थे ये वाला, हमने उदाहरण लिया था न्याय प्लस आलय, यानी न्याय का मतलब होता है इंसाफ और आलय का मतलब होता है घर। तो जब हम इनका जोड़ करेंगे, मेल करेंगे, तो हमें एक नया शब्द बनेगा। वो शब्द क्या होगा? न्यायालय, न्यायालय यानी इंसाफ का घर। न्यायालय होता है इंसाफ का घर, जिसमें इंसाफ होता है। इसका एक अलग अर्थ निकला कि नहीं निकला? तो दोस्तों इनका अलग अर्थ था, इनका अलग अर्थ। इसको इंसाफ कहते हैं, इसको घर कहते हैं। जब दोनों को मिलाया तो न्यायालय बन गया। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आ प्लस ए बराबर आ, इस नियम को पढ़ेंगे और इस नियम को जानेंगे। दोस्तों मैं अब आपको शब्द युवा प्लस अवस्था, इन दो शब्दों का मेल कराऊं, इनकी संधि करें। अगर हम इनकी संधि करते हैं तो हमें कौन सा शब्द मिलेगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें वर्ण कौन से मिल रहे हैं, यानी स्वर कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें बड़ा आ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है हमें ए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेंगे? आ। और हम जब इन्हें जोड़ेंगे, हम जब जोड़ेंगे इनको तो ये आ बनेगा। और हम जब दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमें कौन सा शब्द मिलेगा? हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं। हम आपको बताते हैं। हमें शब्द मिलेगा युवावस्था। कौन सा शब्द मिलेगा? युवा अवस्था। दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों स्क्रीन हिल गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। कोई नहीं, दिक्कत हो जाती है बीच में।
तो दोस्तों मैं एक और उदाहरण आपको बता दूं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेंगे हम सत्य और लेंगे आनंद। हम देखेंगे कि प्रथम शब्द में हमारा स्वर कौन सा है, तो हम कहेंगे ए। हम फिर अंतिम शब्द में देखेंगे कि हमारा स्वर क्या है, आ। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आ। ऐसे ही हम जब दोनों शब्दों का मेल कराएंगे या ये कहें संधि कराएंगे तो हमें कौन सा शब्द मिलेगा, हम आपको बताते हैं बना करके। जब हम सत्य, ये सत्य, और जब ये ए और आ मिलकर के आ बना है तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ लाएंगे। ये सत्या और ये हो जाएगा क्या, सत्यानंद, यानी ये सत्यानंद, ये इसका परिवर्तित रूप हो गया। दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब मैं दूसरी बात बताऊं कि अगर हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि संधि करें सत्य और आनंद, ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये तो संधि नहीं, ये अपना अलग शब्द है, ये अपना अलग शब्द है। इनमें क्या कहते हैं, मतलब एक क्या कहें, संधि कहाँ हुई, मेल कहाँ हुआ, ये तो अलग अलग हो गए यहाँ से, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। इस तरीके से संधि होती है। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे आ। अब दोस्तों अब इसके बारे में हम जानेंगे। अब दोस्तों मैं उदाहरण लूँ कि दया और आनंद। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा स्वर छिपा हुआ है, तो इसमें दीर्घ स्वर आ, यानी इसमें भी दीर्घ स्वर। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमने बताया था कि ये बड़ा आ, यानी दीर्घ रूप में ही परिवर्तित होता है। जब हम दोनों को मिलाकर के मेल करेंगे तो हमें क्या दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कौन से शब्द का निर्माण होगा, हम आपको बताते हैं। दोस्तों दया प्लस आनंद, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दयानंद। क्या मिला हमें, दयानंद। दोस्तों दयानंद मिला। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, हमने पहले शुरुआत में एक उदाहरण बताया था, तो वो एक उदाहरण बताया था हमने, वो क्या बताया था, दीर्घ संधि का, यानी स्वर में दीर्घ संधि का उदाहरण बताया था। कौन सा, हमने आपको बताया था विद्या धन आलय। यहाँ भी दीर्घ स्वर है और यहाँ भी दीर्घ स्वर है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो हमें कौन सा स्वर मिलेगा, ये दीर्घ स्वर ही मिलेगा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा विद्यालय। तो दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे, हम दोस्तों समझेंगे ई का नियम। दोस्तों ई का नियम क्या कहता है, हम शब्द उठाते हैं रवि और लेते हैं इंद्र। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले तो इसमें ये देखते हैं कि कौन सा स्वर छुपा है। हम कहेंगे कि छोटी ई, और ये भी छोटी ई, यानी ह्रस्व स्वर। ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी ई में। हमने बताया था बड़ी ई में। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रविंद्र।
इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पीछे ही नियम को पूरी तरह से समझा दिया है कि किस तरह से संधि होती है। बस हम अब उदाहरण दे रहे हैं आपको, और चलो अगले नियम पर चलते हैं। यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलाकर के दीर्घ स्वर बनता है, ये हमने आपको बताया था। तो अब हम लेते हैं, क्या लेते हैं, हम लेते हैं गिर, गिर प्लस ईस। यहाँ क्या है, ह्रस्व स्वर, और यहाँ कौन सा है, दीर्घ स्वर। दोनों मिलाकर के क्या बनते हैं, दीर्घ स्वर। जब हम इनमें दोनों में मेल करेंगे, दोनों में इनमें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जी, ये बड़े में परिवर्तित हो जाएगा, हमें ये मिलेगा गिरीश। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलो दोस्तों, ज़्यादा लंबे समय न खींचते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के बारे में, यानी दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर के बारे में। अब हम मही, इंद्र को उदाहरण के तौर पर लें, तो हम देखेंगे इसमें क्या है, दीर्घ स्वर यानी बड़ी, ये क्या है, ह्रस्व स्वर यानी छोटी। जब हम इनका मेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बड़ी। जब हम इनका दोनों का मेल कराएंगे तो ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी ई होती है। तो हम महेंद्र ऐसे करके इसे लिखेंगे, और ये इसका सही रूप होगा। दोस्तों इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर वाला, यानी दीर्घ स्वर वाला। दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर के क्या बनते हैं, दीर्घ स्वर। अब हम इसका एक उदाहरण सामने रखते हैं। जैसे हमने नदी और ईस लिया, और ये देखेंगे कि कौन सा स्वर है, तो हम कहेंगे इसमें दीर्घ स्वर है, दोनों में दीर्घ स्वर है। हम जब जोड़ेंगे, हमने बताया था क्या बनता है, तो दीर्घ ही बनता है। जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे, ये इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ये और ये वाला इसमें एक दूसरे में, तो क्या बनेगा, नदी। ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, एक में ही हो जाएंगे, तो ये नदीस, इसकी ये संधि हो गई। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, नदीस। दोस्तों अब हम आगे के नियम पर चलते हैं। दोस्तों अब हम ऊ का नियम समझते हैं, ऊ का नियम। दोस्तों हम ऊ का नियम लें। अब हम जैसे हमने भानु प्लस उदय लिया, तो दोनों में क्या है, ह्रस्व स्वर यानी ऊ, और यहाँ भी ऊ देखने को मिल रहा है। अब हम इसमें संधि करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बड़ा ऊ। जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भा, और ये नो। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये जो छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, और ये भानुदय ऐसे करके हो जाएगा। इसकी संधि इस प्रकार से होगी, और इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, आगे का उदाहरण पढ़ते हैं, और आगे के नियम के बारे में जानते हैं। दोस्तों अब नियम है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हम इसका एक उदाहरण लेंगे, और उदाहरण क्या होगा, जैसे और परीक्षा में भी देखने को मिलता है ज़्यादातर, लघु प्लस ऊर्मी। यहाँ क्या है, दीर्घ स्वर यानी बड़ा ऊ, और यहाँ क्या है, किसकी मात्रा, छोटे ऊ की। तो यहाँ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हैं, दोनों मिलके क्या बनते हैं, हमने बताया था दीर्घ स्वर। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, हम कहेंगे कि ये लघु घे पे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, और ये इस प्रकार इसकी
संधि हो जाएगी तो लघुर्मी, इसका लघुर्मी बन जाएगा। दोस्तों आपको अच्छे से नियम समझ में आ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं बहुत ही एक सरल भाषा में और धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नए नियम की ओर। नया नियम क्या है? नया नियम है दोस्तों दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर। तो दोस्तों अब हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये पहले नियम ऊपर लिख ही रखा है। हम लेंगे जी, हमने लिया बधु, हम ले लेते हैं बधु और ले लेते हैं उक्ति। यहाँ दीर्घ स्वर दे रखा है, यहाँ ह्रस्व स्वर दे रखा है, तो क्या बनेगा? ये दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो कैसे? ध पे हम क्या बड़े ऊ की मात्रा ही रखेंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के ही बड़ा ऊ बनाते हैं। तो बधु उक्ति, इस तरीके से ये नया शब्द बन जाएगा। दोस्तों आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों अब अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम है, यानी दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिलके क्या बना रहे हैं? एक दीर्घ स्वर। इसका उदाहरण लेते हैं। देखो सरयू, सरयू और ऊर्मी, ऊर्मी ये लेते हैं। दोनों में क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मिलके क्या बनाते हैं? एक दीर्घ स्वर का ही निर्माण करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या शब्द मिलेगा, हम आपको बताते हैं। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़े ऊ में ही परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम कहेंगे हमें शब्द मिलेगा सरयू, क्योंकि ये ऊ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसमें मिल जाएगा, इसकी संधि इसमें हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये शब्द मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? ये शब्द मिलेगा सरयूर्मी। तो दोस्तों ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है होगा। और अब चलते हैं दोस्तों अंतिम नियम है स्वर संधि का, उसके बारे में हम, यानी स्वर संधि के दीर्घ संधि का अंतिम नियम है दोस्तों। इसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। दोस्तों ये री प्लस री मिलके बड़ी री यानी दीर्घ री में परिवर्तित हो जाती है। इसका क्या नियम है? जैसे पितृ, ऋण, तो दोनों की दोनों क्या हैं? ह्रस्व री है ना। तो अगर हम इनका योग करेंगे तो हमें ये वाली मिलेगी। तो दोस्तों हमें इसका ही रूप मिलेगा, ये मिलेगी हमें। तो हम इसका जब संधि करेंगे तो कैसे करेंगे? पितृ, यानी ये वाली इसमें विलुप्त हो जाएगी इसमें, तो ये पितृण, इस तरीके से संधि हो जाएगी। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे पितृण, और एक और वो ले लें, हम उदाहरण ले लें। पितृ का तो ले लिया, मातृ का और ले लें। सॉरी ये इसमें सम्मिलित हो जाएगी इसी तरीके से। तो ये मातृण, इस तरीके से एक नया शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और लंबी वीडियो को ना खींचते हुए अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं बहन भाइयों कि आप हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत और स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।